हाँ हाँ, जरा कि ये सब लिखना है भाई, अदरवाइज मैं क्यों लिखूंगा इस पे वाइट बोर्ड पे। अच्छा, स्ट्रेट लाइन मोशन, इसमें बेटा सबसे पहले आपने डिफाइन करना है डिस्टेंस कवर्ड या डिस्टेंस को। अगर आपसे कहा जाए कि डिस्टेंस को डिफाइन करो तो आप डिस्टेंस को डिफाइन करेंगे। आप कहेंगे लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ ऑफ पाथ covered by an object is called distance। हाँ बेटा, आइए बात समझ। जरा लेंथ ऑफ पाथ जो कवर करेगा ऑब्जेक्ट उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। डन। आमना बेटा, कॉपी हो गया। अच्छा, अब ये बताएं कि डिस्टेंस स्केलर होगा या वेक्टर होगा? अच्छा, इसके आगे हम लिखते हैं। अच्छा, लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, ये बात हमने लिख दी। उसके आगे लिखें डिस्टेंस इज अ स्केलर। डिस्टेंस इज अ स्केलर and its unit can be मीटर और सेंटीमीटर और किलोमीटर, इनमें से कोई भी यूनिट हो सकता है। अच्छा, उसके बाद आ गए नंबर 2 पे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की अगर हमने डेफिनेशन लिखनी है तो हम ये लिखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट बेसिकली पोजीशन को कहते हैं, लेकिन डिफाइन क्या करेंगे? शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, shortest straight line distance of the position of an object from a given reference। तो जरा क्या डेफिनेशन हो गई कि डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ गिवन रेफरेंस। एक चीज और भी लिखनी है, इन अ सर्टेन डायरेक्शन। ये बताना होता है कि ये वेक्टर होता है इन अ सर्टेन डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर। सर 1 मिनट ऊपर कर दे। बिल्कुल ऊपर कर देते हैं, ये लें। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट अब वेक्टर होगा या स्केलर होगा? बेटा डिस्प्लेसमेंट जो है ये होगा वेक्टर, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा रेफरेंस पॉइंट से अवे होती है, ठीक? कॉपी कर लो बेटा, जल्दी से कॉपी कर लो। जरा हो गया कॉपी? अच्छा बेटा, यस सर। हाँ, इसके आगे ये लिखो कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। उसके बाद लिखो चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। नंबर 3, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लिखो द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, the shortest the shortest straight line distance the shortest straight line distance of the final position of the final
of the final position of a moving object तो क्या लिखा बेटा हमने? The shortest straight line distance of the final position of a moving object from its initial position from its initial position is called change change of displacement. ज़रक हो गया या कोई कंफ्यूजन है यहां तक? सर आप ऊपर जा सकते हैं। मैं ये डॉक्यूमेंट भी बाद में भेज दूंगा और रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। हाँ बेटा जा सकते हैं। ये देखें, हमने शुरू किया नया चैप्टर और हमारा नया चैप्टर है मोशन या कैनेमैटिक्स। इसमें हम कवर करेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन, मोशन ऑन अ कर्व पाथ और ग्राफ्स ऑफ मोशन। अभी सबसे पहले हम कवर कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मोशन और इसमें हमने डिफाइन किया पहले डिस्टेंस, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर हमने डिफाइन किया चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हाँ बेटा हो गया कॉपी? यमुना बेटा स्क्रीनशॉट ले लो ना। जी सर हो गया। अच्छा ये हमने डिफाइन कर दिया चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक और बात, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा या स्केलर होगा? चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो change of displacement is also a vector। बेटा चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है ये क्या होता है? वेक्टर होता है, इसकी भी डायरेक्शन होती है। यमुना बेटा कॉपी हो गया यहां तक? जी सर। ठीक है यमुना बेटा। यमुना बेटा अगली चीज हमने डिफाइन करनी है स्पीड। अगर कभी आपसे कहा हो कि स्पीड को डिफाइन करो तो स्पीड को हम डिफाइन करते हैं एज एन एवरेज स्पीड, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। क्या डिफाइन करते हैं? डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, ये एवरेज की डेफिनेशन है। डिस्टेंस कवर्ड per unit time is called speed। Speed is distance covered over time taken। अच्छा स्पीड होगी क्या जरा? स्पीड स्केलर होगी ना, और इसका यूनिट हो सकता है मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर। तो लिख लो स्पीड इज अ स्केलर। इट्स यूनिट कैन बी मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर। जरक हो गया कॉपी? सर स्पीड का कह रहा हूँ। हाँ। अच्छा यमुना बेटा जब हमसे एग्जामिनर कहता है कि आप स्पीड कैलकुलेट करें तो हमसे एवरेज स्पीड कहता है या इंस्टेंटेनियस स्पीड? बेटा वो हमसे कहता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो यू शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द एवरेज स्पीड एंड द इंस्टेंटेनियस स्पीड। आपको इंस्टेंटेनियस और एवरेज स्पीड का फर्क पता होना चाहिए, ठीक है? तो मैं एक टेबल लिखवाता हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कैलकुलेशन और आप बताएंगे कि इंस्टेंटेनियस या एवरेज। तो यूं करें, दो बना लें कॉलम। इस तरफ लिखें मेथड, यहां पे लिख लें मेथड, और राइट साइड पे लिखें कि ये मेथड आपको एवरेज स्पीड बताएगा या इंस्टेंटेनियस स्पीड बताएगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है उस इंस्टेंट पे, इंस्टेंटेनियस और एवरेज स्पीड। सो जरा यू शुड नो दैट कि जो हम स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं इट इज इंस्टेंटेनियस और एवरेज। इंस्टेंटेनियस होती है उस इंस्टेंट पे और एवरेज होती है ओवर द होल इंटरवल। तो चलें जी, मेथड नंबर 1।
अगर कभी आप डिस्टेंस को डिवाइड करते हैं टाइम के ऊपर, क्या ख्याल है जरा, अगर डिस्टेंस कवर्ड को हम डिवाइड कर दें टाइम टेकन पे, तो क्या होगा बेटा? स्पीड। एवरेज या इंस्टेंटेनियस? इंस्टेंटेनियस। तो डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन इज, नहीं बेटा, डिस्टेंस ओवर टाइम तो एवरेज स्पीड होता है बेटा। आगे बात समझ? सर तो आपने कहा था सर यही फार्मूला हम सीआई में यूज करते हैं ना, वो हाँ, एग्जामिनर पे, वो तो इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछता है। बिल्कुल सही है। तो सुन लो ना, ये फार्मूला हम हर वक्त यूज नहीं करते, ये फार्मूला हम तब यूज करते हैं अगर स्पीड कांस्टेंट हो। अगर स्पीड कांस्टेंट ना हो फिर ये फार्मूला यूज नहीं करते। जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो फिर एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड सेम हो जाते हैं। अगर स्पीड कांस्टेंट ना हो तो फिर ये फार्मूला नहीं लगता, ठीक है? अगर स्पीड चेंज हो रही है फिर डिस्टेंस ओवर टाइम नहीं लगाते, ठीक है जरा? यस सर। बेटा देखो, अगर स्पीड चेंज ही नहीं हो रही तो एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड सब कुछ सेम हो जाएगा ना। तो ये फॉर्मूला सिर्फ तब लगता है जब स्पीड कांस्टेंट हो, हर जगह पे नहीं लगता। अच्छा, नंबर 2 पे आ जाओ अब। लिखो रीडिंग ऑफ अ स्पीडोमीटर ऑफ कार। जरा कि ये क्या होता है, एवरेज या इंस्टेंटेनियस? सर इंस्टेंटेनियस होता है। हाँ युमना बेटा, क्या ख्याल है, जो गाड़ी का स्पीडोमीटर होता है, जो स्पीड वो दिखाता है, इट्स एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड? बेटा वो इंस्टेंटेनियस होती है। जरा वो क्या होती है? इंस्टेंटेनियस। वो हम उस इंस्टेंट पे देख रहे होते हैं। सो रीडिंग ऑफ द स्पीडोमीटर ऑफ अ कार इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। जरा कि हमने लिख दिया। इसके बाद बेटा हम आ गए नंबर 3 पे। जरा किस पे आ गए? नंबर 3 पे। तो डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन इज द एवरेज स्पीड। रीडिंग ऑफ द स्पीडोमीटर ऑफ द कार इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। नंबर 3 पे अगर आपसे पूछें स्लोप और ग्रेडियंट, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वो भी तो स्पीड होती है ना। जरा कि ये कौन सी स्पीड है, एवरेज या इंस्टेंटेनियस? कॉमन सर सेंस। ये दोनों हो सकती है। हाँ युमना बेटा, आप क्या कहती हैं, अगर हम एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट या स्लोप कैलकुलेट करते हैं तो उससे हमें जो स्पीड मिलेगी वो एवरेज होगी या इंस्टेंटेनियस होगी? आमना बेटा आप। सर अगर ग्राफ कर्व्ड होना तो सर उसका जो ग्रेडियंट होगा सर वो एवरेज आएगा, लेकिन सर अगर उसके एक एक पॉइंट का अलग अलग ग्रेडियंट ले तो सर वो फिर इंस्टेंटेनियस होगी, लेकिन अगर ग्राफ एज अ होल का ले तो सर वो फिर एवरेज होगा। आमना बेटा आपको क्या लगता है, इसको हमें क्या कहना चाहिए, एवरेज या इंस्टेंटेनियस? जल्दी बेटा। Instantaneous. हाँ बेटा, ये इंस्टेंटेनियस होती है। जरा इतनी लंबी बात नहीं है, ग्रेडियंट या स्लोप से जो निकालते हैं ना वो इंस्टेंटेनियस होती है। सो दिस इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसकी फर्दर डिस्कशन बाद में करेंगे, लेकिन अभी बस जरा 3 मेन चीजें हैं। अगर हम करेंगे डिस्टेंस ओवर टाइम तो हमें क्या मिलेगा, एवरेज स्पीड। अगर हम करते हैं रीडिंग ऑफ अ स्पीडोमीटर ऑफ कार तो हमें मिलता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर हम डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ का स्लोप या ग्रेडियंट निकालते हैं तो वो भी होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब हम चलते हैं जी आगे। अब नंबर 5 पे हम डिफाइन करेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी की डेफिनेशन। बेटा वेलोसिटी को हम डिफाइन करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अच्छा जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। या जरा इसकी हम दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, वो क्या, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। लेकिन अगर कोई बच्चा लिखेगा डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम फिर उसको नंबर नहीं मिलेंगे। तो एक डेफिनेशन हो सकती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या फिर दूसरी डेफिनेशन जरा हो सकती है चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट
change of displacement per unit सो या तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या फिर चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, दोनों तरह से वो क्या होगी, वेलोसिटी होगी। जरा लिख दिया। यस सर। जरा velocity is a vector or a scalar? Velocity is a vector as it has a direction. Velocity is a vector तो as वैसे स्पीड और वेलोसिटी एक चीज नहीं होती नहीं होती। सर, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है। मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस का सेम होता है, एवरेज का सेम नहीं होगा। देखो तुम अगर कहो ना सेम होगा तो तुम उसमें बताओगे ना कि एवरेज है इंस्टेंटेनियस, ठीक है। एक तो बात यह है कि वेलोसिटी में डायरेक्शन होगी और स्पीड में डायरेक्शन नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर तुम बात करोगे एवरेज की तो फिर मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा। अगर तुम बात करोगे इंस्टेंटेनियस की फिर मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब सही है। यस सर। तो जब तुम कहोगे ना स्पीड और वेलोसिटी, तो साथ ये भी तो बताओगे ना कि तुम एवरेज की बात कर रहे हो या इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हो। तो अगर तुम बात करोगे ना मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड विल बी सेम फॉर इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फॉर एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी द मैग्नीट्यूड इज नॉट सेम, ठीक। तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर एज इट हैज अ डायरेक्शन। अब अगर हम वेलोसिटी का लिखते हैं इक्वेशन, अगेन ये भी एवरेज वेलोसिटी होती है। velocity is change of displacement ओवर जरक, इसको हम डिफाइन करेंगे टाइम फॉर चेंज। सो velocity is change of displacement divided by change for time for change। तो इसको जरा हम लिखेंगे v इज इक्वल टू डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। जरा कोई कंफ्यूजन इसमें? सर डेल्टा एस नहीं होता डिस्प्लेसमेंट? फर्क नहीं पड़ता, इसके नंबर नहीं करते, इसके नंबर नहीं करते जरा, ठीक है। अच्छा यस अब सर। जो है डेल्टा एस लिखो, डेल्टा डी लिखो, इस पे आपके कोई नंबर नहीं काटेगा। अच्छा अब लिखो कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर और उसका यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर। यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज किलोमीटर पर आवर भी चलेगा और मीटर पर सेकेंड भी चलेगा। अगर एग्जामिनर ने कोई यूनिट नहीं बताया हुआ तो सब यूनिट ठीक होंगे। तो ये हमने डिफाइन कर दिया जरक वेलोसिटी को। अब वेलोसिटी के बाद हमने डिफाइन करना है एक्सलेरेशन को। एक्सलेरेशन को हम डिफाइन करेंगे या तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या फिर हम डिफाइन करेंगे चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो जरा इसका हम लिखेंगे कि एक्सलेरेशन इज, या तो डेफिनेशन होगी ऑफ चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सलेरेशन। ये तो एक डेफिनेशन हो गई ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सलेरेशन। या फिर जरा इसकी दूसरी डेफिनेशन हो सकती है चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वो भी क्या होगा, एक्सलेरेशन होगा। जरा डन। यस सर। जरा यार एक अकाउंट आ रहा है एडमिन के नाम से, तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि ये मिस अमरीन है तो वो तो मिस अमरीन के नाम से आती है। तो खैर एंटर कर लेते हैं, अल्लाह खैर ही करेगा। जरा तुम्हें मैंने को होस्ट बना दिया, जरा एक्टिव रहना। यस सर। ठीक है, अच्छा कॉपी हो गया अब यहाँ तक। तो क्या लिखा हमने, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सलेरेशन या फिर चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज आल्सो कॉल्ड एक्सलेरेशन, ठीक है जरा। अब बात यह है कि अगर हम एक्सलेरेशन की इक्वेशन लिखते हैं, वो हम सर कहेंगे, ये स्केलर होगा या वेक्टर? वो हम लिखेंगे आगे। एक्सलेरेशन इज
डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं वी माइनस यू ओवर टी। ये तो आपने ओ लेवल में पढ़ा हुआ है ना। देखो इसमें यू क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी। जरा यू हो गया इनिशियल वेलोसिटी, वी यस हो सर। गया फाइनल वेलोसिटी, और टी हो गया टाइम फॉर चेंज ना। टी हो गया टाइम इंटरवल, टी हो गया टाइम इंटरवल फॉर चेंज ऑफ वेलोसिटी। हाँ जरा बात समझ आ गई। यस अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि जो वेलोसिटी का चेंज है वो किन किन कॉजेज की वजह से हो सकता है। वेलोसिटी चेंज होती है जब एक ऑब्जेक्ट एक्सलरेट करता है, एक ऑब्जेक्ट डिसलरेट करता है, या उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो हम ये बात लिख सकते हैं कि एक्सलेरेशन एक्सलेरेशन इज कॉज्ड बाय अ चेंज ऑफ velocity. Acceleration is caused by a change of velocity that can be either that can be either due to dash or due to dash or both। जरा अगर मैं कहूं कि इसको फिल करो, देखो velocity, change of velocity, acceleration is caused by a change of velocity that can be either due to, पहला ऑप्शन, either due to change of speed। वेलोसिटी का चेंज जो है वो या तो होता है किसकी वजह से, जरा चेंज ऑफ स्पीड की वजह से, या होता है ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन। क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों चेंज हो रहे हैं? द आंसर इज यस। आमना बेटा, एक्सलेरेशन होगा जब वेलोसिटी चेंज होगी। और वेलोसिटी का चेंज किस किस वजह से हो सकता है? कोई ऑब्जेक्ट तेज हो रहा है, स्लो हो रहा है, स्पीड चेंज हो रही है, या फिर डायरेक्शन चेंज हो रही है। सो स्पीड का चेंज, डायरेक्शन का चेंज, या स्पीड और डायरेक्शन दोनों का चेंज जो है वो क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वो एक्सलेरेशन कॉज करता है। आमना बेटा, कोई कंफ्यूजन है या आ गई समझ? फिर आगे समझ। आ गई समझ। क्या समझ आ गई कि जो एक्सलेरेशन होता है वो क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वो किसकी वजह से होता है, चेंज ऑफ स्पीड या चेंज ऑफ डायरेक्शन, या दोनों की वजह से। अच्छा जरा अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। फर्ज करें जो भी हम इक्वेशन अप्लाई करेंगे उसकी कोई कंडीशन होगी। देखो कंडीशंस टू अप्लाई, कंडीशंस टू अप्लाई डिफरेंट इक्वेशंस। हमने बेटा अगर हमने डिफरेंट इक्वेशंस अप्लाई करनी है तो उसकी कंडीशंस क्या होंगी, कौन सी इक्वेशन कहाँ पे लगेगी और कहाँ पे नहीं लगेगी, ठीक। तो सबसे पहले तो हम एक बेसिक इक्वेशन की बात करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। आमना बेटा, इस इक्वेशन की कोई कंडीशंस हैं या हर जगह पे लगा सकते हैं? जल्दी से बताएं। इसी को अगर मैं रीअरेंज करके लिख दूं तो जरा ये बनेगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। जरा ये इक्वेशन हर जगह पे लग जाएगी या इसकी कोई कंडीशन भी है? सर, एवरेज स्पीड पे। एवरेज पे तो लगेगी, लेकिन जनरली अगर कंडीशन लिखेंगे तो पता है क्या होगी, दिस इक्वेशन कैन बी अप्लाइड इफ द स्पीड इज कांस्टेंट। अगर स्पीड कांस्टेंट होगी तो ये इक्वेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। वरना तो जहरी सी बात है, जो आप कह रहे हैं कि एवरेज स्पीड वो यूज करेंगे ना। लेकिन अगर हमने ये इक्वेशन अप्लाई करनी है तो हम ये लिखेंगे कि इज एप्लीकेबल, इज एप्लीकेबल इफ स्पीड, if speed is constant। However, if speed
is changing. However, if speed is changing, then distance is equal to speed into time. फिर जरा वो जो आप कह रहे हैं ना एवरेज स्पीड, वो तो अगली बात हो गई ना। पहली बात ये कि इक्वेशन एज इट इज लगेगी या नहीं लगेगी। तो इफ स्पीड इज कांस्टेंट, however if the speed is changing, then distance is equal to speed into time, जरा can be applied या cannot be applied? कैन नॉट बी अप्लाइड। cannot be applied। अब मैं इसके बाद ना तुमसे एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछूंगा, वो तुमने करना है आंसर इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। आमना बेटा, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है। वो क्वेश्चन ये है कि टिक द करेक्ट ones and cross the wrong ones। जरा अगर स्टेटमेंट करेक्ट होगा तो टिक करो, रॉन्ग होगा तो क्रॉस करो, ठीक है। मैं बताता हूं क्या। टू अप्लाई डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड। सर आप थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं प्लीज? जी जी बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं। टू अप्लाई डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब जरा एग्जामिनर ना आपको कुछ कंडीशंस बताएगा, तो आपने बताना है कि ये कंडीशन उसने करेक्ट बताई हुई है या इनकरेक्ट बताई हुई है। जी बेटा, ऊपर कर दिया। जरा क्वेश्चन क्या है कि अगर स्टेटमेंट करेक्ट है तो टिक लगाओ, और अगर रॉन्ग है तो क्या लगाओ? क्रॉस लगाओ, ठीक है। शुरू करें फिर। यस। अच्छा, टिक द करेक्ट ones एंड क्रॉस द रॉन्ग ones। टू अप्लाई डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, पहला ऑप्शन। मोशन मस्ट बी स्ट्रेट लाइन, जरा टिक या क्रॉस? सर क्रॉस। आमना बेटा, आपका क्या ख्याल है? मोशन मस्ट बी स्ट्रेट लाइन, इस सर पे टिक क्रॉस। क्रॉस? तो मोशन का स्ट्रेट लाइन होना इज नॉट कंपल्सरी। सेकेंड सेंटेंस, मोशन कैन बी स्ट्रेट लाइन। अब बताओ जरा। सर टिक। हाँ जी, अगर हम कहेंगे मोशन कैन बी स्ट्रेट लाइन तो फिर टिक होगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन होना कंपल्सरी नहीं है, लेकिन स्ट्रेट लाइन हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट, द द स्पीड मस्ट बी कांस्टेंट, टिक। टिक। द वेलोसिटी मस्ट बी कांस्टेंट, टिक। है, देख लो। सर टिक ही होगा। आमना बेटा, आप क्या कहती हैं? सर क्रॉस। जरा वेलोसिटी में डायरेक्शन भी आ जाती है। स्पीड मस्ट बी कांस्टेंट ठीक है, वेलोसिटी मस्ट बी कांस्टेंट ठीक नहीं है। यस वेलोसिटी, सर। ठीक है, वेलोसिटी में डायरेक्शन भी आ जाती है ना। एक्सलेरेशन मस्ट बी जीरो। सर आमना टिक। बेटा, क्या ख्याल है? नहीं सर टिक होगा या सर ये मुझे नहीं पता, तुम क्योंकि बताओ बेटा। एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट हो तो सर स्पीड कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होगा। यार सर मैं जो टिक होगा। सवाल, देखो ना, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ वो नहीं है। सर ये क्रॉस होगा, क्रॉस होगा। वजह बताओ क्यों? सर क्योंकि जब एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगी ना तो सर उससे नहीं स्पीड नहीं, इंक्रीज इतना इतना करेगी, नहीं लंबी सर बात। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो ना तो जरा सर स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगा। जरा इतनी लंबी बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल बात है। आमना बेटा देखें, वो कह रहे हैं कि अगर ये आपने इक्वेशन लगानी है तो एक्सलेरेशन मस्ट बी जीरो। तो ये रॉन्ग है, बिकॉज एक्सलेरेशन कैन बी ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन का चेंज भी तो हो सकता है ना। तो एक्सलेरेशन का जीरो होना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन का चेंज भी क्या होता है? एक्सलेरेशन होता है। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तब भी हम वो इक्वेशन लगा सकते हैं। सो स्पीड का कांस्टेंट होना इज कंपलसरी, बाकी कुछ भी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। अब इस सारी बात की समरी लिख लेते हैं। समरी ये है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम कैन बी अप्लाइड टू अ
straight line motion. सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, किसकी बात हो रही है? स्पीड और टाइम के प्रोडक्ट की। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम कैन बी अप्लाइड टू अ स्ट्रेट लाइन, मोशन, और मोशन ऑन अ कर्व पाथ, और मोशन ऑन अ कर्व्ड पाथ। जरा कंडीशन क्या हुई फिर? टू मोशन ऑन अ कर्व्ड पाथ प्रोवाइडेड दैट, हाँ जरा फिल करो, क्या है कंडीशन? प्रोवाइडेड दैट द, सर स्पीड इज कांस्टेंट। हाँ, so we can say that as long the speed is constant, this equation can be applied irrespective of whether the motion is straight line or it's curved. जरा क्लियर ये बात? यस सर। अच्छा, अब जरा अगली बात, अगर स्पीड वेरिएबल होगी फिर क्या करेंगे? फिर आपकी वाली बात, फिर हम यूज करेंगे एवरेज स्पीड। क्या यूज करेंगे फिर? एवरेज स्पीड। तो लिख लो कि इफ स्पीड इज वेरिएबल, इफ स्पीड इज वेरिएबल, then we will use एवरेज स्पीड। जरा अगर स्पीड होगी वेरिएबल फिर हम क्या यूज करेंगे? फिर हम यूज एवरेज करेंगे। स्पीड। बात समझ आ गई? अच्छा, अब जरा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं जिसका आपने आंसर करना है। देखो, एवरेज स्पीड कैन बी गिवन एज वी एवरेज इज वी प्लस यू ओवर टू। तो ये एवरेज स्पीड का एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है? वी एवरेज सर इज वी एवरेज इज इक्वल्स टू वी प्लस यू ओवर टी। यू ओवर टी। यू इसमें क्या है और वी इसमें क्या है? इसमें जरा, सर वी फाइनल है और वी यू इनिशियल है। हाँ, यू है इनिशियल स्पीड और वी है फाइनल स्पीड। जरा मेरा एक सिंपल क्वेश्चन, ये जो इक्वेशन हमने लिखी है ये ऑलवेज एप्लीकेबल है या इसकी भी कोई कंडीशंस हैं? सर कंडीशन है। अच्छा, अगर मैं कहूं कि वो सारी सिचुएशन बताओ जहां पे v प्लस यू ओवर टू अप्लाई नहीं हो सकता, तो क्या क्या सिचुएशन बताओगे? पहली सिचुएशन, सर इंस्टेंटेनियस स्पीड। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि एवरेज का ये फार्मूला कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं हो सकता। आमना बेटा, आप कोई सिचुएशन बता सकती हैं जहां पे ये फार्मूला रॉन्ग हो जाएगा? जल्दी आमना बेटा। चले मैं सर खुद, अगर डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ। नहीं नहीं यार नहीं, जरा मैं खुद बता देता हूँ। ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है ना, v प्लस यू ओवर टी, ये कुछ सिचुएशंस में इनकरेक्ट हो जाता है। सिचुएशंस क्या हैं? तो यूं लिखो, सर थोड़ा सा ऊपर करें। हाँ हाँ, v प्लस यू ओवर टू कब कब फेल होगा? लिखो, v प्लस यू ओवर टू कैनॉट बी अप्लाइड, कैनॉट बी अप्लाइड if speed, if speed changes from u to v at a non-uniform, at a non-uniform rate। यानी कि अगर एक्सलेशन नॉन यूनिफॉर्म था, ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा। फिर मैं इसकी साथ ड्राइंग बना के देता हूं। सर एक मिनट ऊपर कर दे। जरा पहले ये बात समझा दूं फिर ऊपर करूंगा। देखो, अगर आपने ये फॉर्मूला लगाना है, यहां पे स्पीड और यहां पे टाइम, फिर से यहां पे स्पीड और यहां पे टाइम। अब एक सिचुएशन है जहां पे स्पीड का चेंज यूनिफॉर्म है, यानी कि ये u हो गई वैल्यू और ये v हो गई। एक सिचुएशन है जहां पे स्पीड का चेंज नॉन यूनिफॉर्म है, यानी कि कर्व है, ये वैल्यू u हो गई और ये वैल्यू v हो गई।
हाँ सर, अब बताओ, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला v प्लस यू ओवर टू दोनों पे लग जाएगा या किसी एक पे लगेगा? हाँ आमना बेटा, आपको समझ आ गई सर किसी यूनिफॉर्म? एक पे लगेगा। किस पे, लेफ्ट वाले पे या राइट वाले पे? सर वो जिसमें स्ट्रेट लाइन है। हाँ आमना बेटा, आपको समझ आ गई ये बात कि स्पीड का जो चेंज होता है वो यूनिफॉर्म रेट पे भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म रेट पे भी हो सकता है। अगर सर स्पीड, अब आप ऊपर कर देंगे। हाँ मैं कर दूंगा। आमना बेटा, बात समझ आइए ये वाली जो अभी बताई है। यस सर। अब आप मुझे ये बताएं, v प्लस यू ओवर टू हर जगह पे लग जाएगा या सर्टेन सिचुएशन पे लगेगा? आमना बेटा, मैं कह रहा हूं v प्लस यू ओवर टू ऑलवेज एप्लीकेबल या सर्टेन सिचुएशन में अप्लाई होगा? बेटा सर्टेन सिचुएशन में अप्लाई होगा, जैसे, हाँ जैसे अभी हमने देखा कि अगर एक्सलेशन नॉन यूनिफॉर्म होगा, अब देखें इसके ऊपर v एवरेज इज इक्वल टू v प्लस यू ओवर टू विल बी करेक्ट। जरा व्हाट अबाउट दिस वन, इस पे अगर कोई बंदा ये फॉर्मूला लगाएगा v एवरेज इज इक्वल टू v प्लस यू ओवर टू, जरा सर गलत हो अप्लाई, रहा अप्लाई होगा या नहीं होगा? है। नहीं होगा। तो जरा हमने इस पॉइंट में क्या चीज सीखी है अभी तक, कि जो हम फॉर्मूला लिखते हैं एवरेज स्पीड का, इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड ओवर टू, वो हर वक्त अप्लाई नहीं होता। और पहली चीज उसमें हमने ये सीखी है कि अगर स्पीड का चेंज यूनिफॉर्म होगा तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा फिर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। ठीक हो गया? यस सर। यहां से आगे कल इंशाल्लाह। टेक केयर बेटा। यहां से आगे कल सरक और यही कंटिन्यू करेंगे कि एवरेज स्पीड का ये फार्मूला कहां पे अप्लाई होगा और कहां पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है जरक? यस सर। सर आप ये ग्रुप में भेज सकते मैं लाजमी ग्रुप में भेज सकता हूँ जी बेटा, मैं 12 से पहले पहले भेज दूंगा। हैं? ओके।